देखिए, हम इन बिलों की पूरी तरह से मुखालिफत करते हैं कि ये पूरी तरह से असंवैधानिक है, ड्रैकोनियन है और डेमोक्रेसी के खिलाफ है। ये थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ड्यू प्रोसेस का और जनता के पूरे पावर के खिलाफ वाला है। इस बिल ला के सरकार ये बताना चाहती है, ऐसा हमको लग रहा है कि पूरी तरह से तो पुलिस स्टेट बनाना चाहती है। किस तरह से आप ऐसा कर सकते हो कि चलो अब जो सीबीआई, ईडी सबको आपने पावर दे दिया, अब वो तो किसी को अरेस्ट करेगा। और बीएनएसएस के भी अंदर और दूसरे भी कायदे के अंदर ऐसे प्रावधान है जिसमें आपको 30 दिन से ज्यादा रिमांड मिल सकती है। तो आपको 30 दिन से ज्यादा अगर कोर्ट ने रिमांड दे दिया तो आपकी तो सत्ता गई। लेकिन मैक्सिमम लॉ का जूरिस्प्रूडेंस ये बोलता है कि मैन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस एंड अनटिल प्रूवन गिल्टी बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। तो आपको तो उस पीरियड के अंदर आप बोलोगे नहीं ये तो गिल्टी, उसको हटा दिया जाएगा। तो किस तरह से आप इसको इम्प्लीमेंटेशन करोगे? अब दूसरी जगह तरफ आप ये भी देखो ना कि आप बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक्शन ले सकते। कौन लेगा प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक्शन? चलो बताओ मेरे को। प्रेसिडेंट को पावर है, अरे संविधान में है कि प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ चर्चा करने के बाद लेगा, तो होने वाला नहीं है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। ये बिल लाकर सरकार टारगेट करना चाह रही है विपक्ष पार्टियों को। सरकार की ये नीयत है कि भाई किसी भी तरह से सरकार गिराई जाए सरकारों को। अब ये तो सब कुछ आप ही के हाथ में रहेगा, क्योंकि ईडी को, सीबीआई को, पुलिस मशीनरी को अपॉइंट कौन करता है? सरकार अपॉइंट करती, जो मौजूदा सरकार रहती। तो सरकार ये बिल लाकर पूरी तरह से एक एंटी डेमोक्रेटिक काम कर रही है, ड्रैकोनियन कानून है, असंवैधानिक रीत है, और हम इस बिल की पूरी तरह से मुखालिफत करते हैं। असदन अवैध तो हमेशा करप्शन के अगेंस्ट में है, तो आखिर विरोध क्यों? नहीं, करप्शन के खिलाफ तो हम सब है। कौन बोलता है कि करप्शन होना चाहिए? करप्शन के खिलाफ सब है, मगर इस तरह का बिल लाके आप करप्शन को हटाने की बात नहीं है। ये तो जो सरकार है उनको गिराने की साजिश चल रही है। इस तरह से पुलिस स्टेट बनाने की साजिश चल रही है पूरी तरह से। ये तो हिटलर के जमाने में होता था जर्मनी के अंदर, उस एरा के अंदर ले जाने वाली बात हो रही है। आप तो देखिए ना किस तरह से किसी को भी आप 30 दिन से ज्यादा रिमांड मिल गया, तब क्या करेंगे उसका? जो पब्लिक को अकाउंटेबिलिटी रहता है कि भाई हमने तुमको चुना था, हमने तुमको जिताया था, हमने तुमको इख्तियार की कुर्सी में बिठाया, तो सीएम की जवाबदारी पब्लिक के थ्रू होती है। अब ये तो बिल के जरिए वो हटा ही दिया अकाउंटेबिलिटी, तो पब्लिक का क्या करेंगे आप? और ये इस बिल में आप इतने सारे अंदर प्रावधान है, मैंने पढ़ा है उस सबको, लेकिन सब चीज नहीं बता सकता यहाँ पे, बहुत लंबी चौड़ी फेरिज है। तो पूरा अगर आप बिल का सारांश देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि इस बिल द्वारा बीजेपी सरकार सिर्फ अपोजिशन की सरकार है, खत्म करेगी, पुलिस मशीनरी को बढ़ावा मिल जाएगा, और फिर वही होगा, सरकार गिराओ, अपनी गद्दी चमकाओ, और पूरी तरह से असंवैधानिक है। हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब ने आज पार्लियामेंट में खड़े रहकर पूरी स्पीच के अंदर बताया कि इस बिल की मुखालिफत क्यों करते। हम जो तीनों बिल है उसकी पूरी तरह मुखालिफत करते, पूरी तरह असंवैधानिक है। जिले में 25 लाख से अधिक के कुल 21 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, और उसी तरह नारायणपुर जिले में 8 माओवादी हैं जो 8 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख तक के इनामी माओवादी है। इसलिए 28 नारायणपुर में और 21 ये, इस तरीके से कुल 29 माओवादी ने आज समर्पण किया है। और ये बिल्कुल स्पष्टता है कि भारत के, हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो पुनर्वास की नीति लाई है उसके माध्यम से आप देखेंगे तो ये उसका प्रभाव है। लोग अब लाल आतंक से हटना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि बस्तर में शांति हो। लोग चाहते हैं कि गांव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल के टावर, उन्नत किस्म के बीज, सिंचाई की व्यवस्था पहुंचे, और इसलिए वो चाहते हैं कि हम मुख्यधारा में आए और मुख्यधारा में रहें। हुआ यह है कि बस्तर के गाँव के विकास के मार्ग पर नक्सलियों ने आईडी बिछा रखी है, परंतु सरकार प्रतिबद्ध है बस्तर के कोने कोने तक भारत का संविधान लागू करने के। यहाँ से, बंगाल से अगर 22 लाख पीपल दूसरे स्टेट्स में काम करता है तो वो तो आज का बात नहीं है, वो बहुत पुराने समय से ये चल रहा है। तो इधर से अगर 22 लाख बाहर गया है तो दूसरे स्टेट से 1.5 करोड़ आदमी यहाँ पर काम कर रहा है। यहाँ का काम का माहौल ठीक ठाक है। क्यों जाता है लोग? पुराना दिन से जाता है। बहुत सारे केस में वो ठेकेदार लोगों जहाँ काम करते हैं वो लोग ये उसको ले जाते हैं। बहुत ऐसा है, स्किल्ड लेबर्स है फॉर अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। अगर वो दूसरा स्टेट में है, अगर वहां पर कोई जरूरत हुआ और 4 लोग लगेगा, वो उसका फैमिली का या उसका मोहल्ले का, उसका गांव का 4 लोग ले जाते हैं।
तो दूसरे स्टेट से भी तो बंगाल में ये आते हैं। तो गवर्नर पहले तो ये मानना चाहिए कि यहां से जो दूसरे स्टेट्स में जाता है तो दूसरे स्टेट्स में भी तो यहां पे आता है, तो दूसरे स्टेट्स में भी क्या काम का कोई महल नहीं है? तो ऐसा नहीं है जो यहां का काम का महल नहीं है। ममता बनर्जी क्या किया है? जो लोग बहुत दिन से कोई किसका फैमिली है, किसका गांव का कोई काम करते थे, उसका सोर्स में चला गया था, अगर वहां पर बंगाली लैंग्वेज बोलने के ऊपर कोई हिंसा करते हैं, हैरान करते हैं, तो उसको बंगाल में लौटना चाहिए। और लौटने के लिए वो 5 लाख रुपीज पर मंथ 5,000, उसके साथ बहुत सारे स्कीम्स, ये ममता बनर्जी एज अ गार्जियन ऑफ द स्टेट उन्होंने दिया। सदाशिव आयोग ने रिपोर्ट दिया, 4 विभाग किया था एससी में, अमंग द एससी। माधुस्वामी कमेटी रेकमेंड किया 4 विभाग, जस्टिस नागमोहन दास रेकमेंड किया 5 विभाग। आप उसको कम करके 3 विभाग किया है। उसको बेसिक क्या है, किसका माध्यम से आप 3 विभाग किया है? हमको लगता है आप सामाजिक न्याय दिया नहीं, सामाजिक अन्याय किया है। आप केवल मार्जाल न्याय दिया है, किसी को काट करके किसी को संतुष्ट करने के लिए आप दिया है। और उसमें डाटा, इंपीरियल डाटा है ही नहीं, सर्वे रिपोर्ट है ही नहीं। आप लोग केवल पॉलिटिकल डिसीजन लिया है, केवल सामाजिक अन्याय किया है। जिस तरीके से टीम की रचना, समिति की रचना हुई थी, 250-300 करोड़ रुपए उस पर खर्चा हुआ है, किस तरीके से देखेगी अपोजिशन? आप सोचिए, जस्टिस सदाशिव आयोग कमेटी 112 करोड़ खर्चा किया, और उसके साथ साथ नागमोहन दास कमेटी लगभग 130 करोड़ खर्चा किया, कांतराजू कमेटी 165 करोड़ खर्चा किया। उतना पैसा पूरा पानी में गया है ना। किसका पैसा? जनता का पैसा पानी में गया। केवल 2 घंटे बैठ करके कैबिनेट में डिसीजन लिया, उसको माध्यम किस माध्यम की वजह से किया वो भी तक बोला नहीं। उसमें सामाजिक न्याय है क्या? सामाजिक न्याय भी नहीं, केवल सामाजिक अन्याय है। सिद्धरामैया जी केवल मार्जाल न्याय किया। आगे बीजेपी का क्या स्टैंड है सर? अब पूरा रिपोर्ट हमको मिला नहीं। पूरा रिपोर्ट आने के बाद किस किस कैस्ट को कहा जोड़ा है, वो उसके बारे में हम लोग देख करके बाद में कुछ नेता लोग 30 साल से संघर्ष कर रहा है, उसके साथ भी हम बात करेंगे, बाद में पार्टी में निर्णय लेंगे। Has not given any speech. He made a statement in both the houses today pertaining to internal reservation. He made 3 groups of the SC community. About there are 101 communities. They made it 3 groups, and they bifurcated 6% to left group, 6% to right group, and 5% to all together. So this is unacceptable, because there is 101 communities in the SC list. There is some sub-names of right, it will be one group. Left is one group, okay. But the Alemari Samudai, there are almost 59 groups are there, communities are there. They all put together in touchable communities. Now they are also upset as well. The 59 communities also upset because they are not getting the reservation, proper reservation now. This is the confusion they have created. So here I wanted to tell, before the election, Congress before coming to power, they committed
we will bring Sadashiva Ayog into force. They have not taken into consideration. After the court order of August 1st of 24, they created one more Ayog committee of Nagmohan Das ji. They have made a survey. They made 5 groups of 101 communities. But they recommended 6 for A, 5 for B, 4 for C, and 1 for the D and E. Now, government is rejected that. बार बार कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय नौकरियां बिकती रही, सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में पेपर लीक किए गए, पुलिस भर्ती में घोटाला हुआ। हमने उस भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे को, सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भंग किया और नया बोर्ड राज्य चयन आयोग बनाया। उससे पहले भर्तियां कैसे हुई? हमसे सवाल पूछा कि 23,000 जो भर्तियां, उसका जवाब दो, और 23,000 भर्तियों का हम उनको जवाब दे रहे कि 3,000 लोग जो हैं वो बैच वाइज टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल और को भरा जा चुका है। 1700 के करीब जेबीटी के बैच वाइज भरे जा चुके हैं। राज्य चयन आयोग से 31 अगस्त में 982 टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल को भरने की प्रक्रिया शुरू है। 600 जेबीटी के भरने की प्रक्रिया शुरू है और 5,000 पंप ऑपरेटर लग चुके हैं। 2,061 वन मित्र लग चुके हैं। 1807 के करीब जीओआईटी लग चुके हैं। तो उनको आंकड़ा बोल रहा था और बार बार मैं कह रहा था पेन देके लिखो, लेकिन उनकी मंशा नहीं थी, वो बात सुनना नहीं चाहते थे। तकरीबन हमारी सरकार बनने के बाद हमने रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि वो जो पूछना चाह रहे थे उनकी मंशा कुछ और थी। जब हमने जॉब ट्रेनिंग की बात का आंसर दिया कि जॉब ट्रेनिंग सिर्फ नाम मात्र बदलना है, कॉन्ट्रैक्ट की जगह जॉब ट्रेनिंग है, जो भी जॉब ट्रेनिंग राज्य चयन आयोग के माध्यम से लगेगा, जिसके द्वारा नौकरी मिली जाएगी, वो 2 साल में पक्का हो जाएगा। उस बात को भी वो सुनकर तैयार नहीं थे। इसके अलावा जितने भी रोजगार के अवसर वो हमारे घोषणा पत्र पर चले जा रहे थे, क्योंकि उनको वॉकआउट करके ये दिखाना था कि हम युवाओं के सच्चे साथी है, हम युवाओं के साथ खड़े हैं। लेकिन विडंबना देखिए, ये कहीं भी युवाओं के साथ खड़े नहीं है। जो सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड से पेपर लीक भर्ती हुए हैं उनके जरूर साथी होंगे। मैंने जब कहा कि मोदी जी ने भी 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी, हमने तो रोजगार देने की बात की है, सरकारी क्षेत्र में भी और निजी क्षेत्र में भी रोजगार देने की बात की है। उन रोजगार में जितने भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में सरकारी क्षेत्र में भर्तियां नहीं की, जितनी हमारी सरकार ने 2.5 साल में कर। आप अपने मुख्यमंत्री को चुनते हैं तो वो सारे स्टेट का मुख्यमंत्री होता है, वो एक पार्टी का नहीं होता। और एक अच्छी सोच के तहत अगर मुख्यमंत्री लोगों के तकलीफें सुनते हैं, एक जनता दरबार लगाते हैं, बेसिक यही होता है भी आम लोग जो मिल नहीं पाते, जो सीएम सारा दिन अपनी मीटिंग्स में बिजी रहते हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल टाइम दिया जाता है। तो इस जगह जब वो लोगों के दरबार में लोगों की तकलीफें का हल निकालने के सुन रहे थे, तो एक व्यक्ति ने उठकर जो तमाचा मारा, वो मैं समझता हूं मुख्यमंत्री के मुंह पे नहीं तमाचा, वो देश की डेमोक्रेसी के मुंह पे तमाचा है। ऐसे लोग जो जिनकी सोच इतनी छोटी है, और मैं तो समझता हूं कि इसके तहत जो पुलिस ने अभी अरेस्ट किया है और उनके ऊपर एफआईआर हुई है, तो देखने की बात यह है भी इसके पीछे क्या किसी
और व्यक्ति का या किसी पार्टी का तो नहीं को लेना देना, पर जो भी हुआ है ये इसके ऊपर मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं। How do you look at recent sequence of events? Like Munir is going all out against India. In fact, he has threatened from an event in Washington or I think American soil about he threatened India of a nuclear threat. He also said that we are going to attack by missiles your dams and all that. Such aggressive statements are coming from there. How do you read this, sir? Munir's statements show an increasing sense of imbalance. That statement he made in US recently against India, he also said that Pakistan will take half the world down with it. So Pakistan is imploding from within, with military operations going on in northwest frontier in Bajaur area and also in Balochistan. Economy is in shambles. Army is losing ground. Its legitimacy is challenged by Imran Khan. So what you see in his statement is desperation and a man who's increasingly losing control of the internal situation. But sir, we recently saw that he's elevated even further. He's awarded, and so how do you look at it? Like you're saying that the army is losing ground, but it seems the otherwise. They had to invent this fiction to hide the fact that Pakistan lost. And this is something like 1965. For years after 65 war, Pakistanis were convinced, the ordinary people, they were convinced by the government that Pakistan had won. And actually, as everyone knows and Pakistanis themselves say now, they lost. So his elevation to Field Marshal's rank was basically to hide Army's discomfort. Honorable Speaker mentioned in the House that he is willing to provide as many hours of discussion which the opposition would like to have. And in my meetings with members from across the country, members of parliament, honorable members of parliament from across the country, there is an earnest request from the honorable members for taking strictest possible action against the harms which are caused to the society because of online money gaming. In fact, the honorable speaker also said from the chair that he has also got feedback from the entire country. So this kind of situation where there is a big harm to the society and there is a segment of the industry which is getting impacted, we have to look at the interest of the society as paramount. Sir, my question is, what will be the consequences after this bill? There is a two partner, one is the accused, and second is the victim. So what will be the punishment of both the parties or any specific thing? See, the people who play online games are not really responsible for it, they are the victims of it. That's why we have been very careful that the victim should not be punished. The people who are offering online money gaming services and the people who are advertising for online money gaming services and online money games and the people who are doing the financial transactions for the online money games, they are the ones who will be liable under this. And for job केस में अक्यूज नंबर 44, 45 और 47 जो कि है सुनील यादव, संतलाल यादव और सुशील यादव, इनको रिप्रेजेंट करें। इनके अगेंस्ट क्या एलिगेशन है? इनके अगेंस्ट एलिगेशन है कि इन लोगों ने एक लैंड को गिफ्ट किया है एज अ फैमिली सेटलमेंट। एलिगेशन इज दैट दे हैव गिफ्टेड अ लैंड इन ल्यू ऑफ द जॉब्स, जो ग्रुप डी में जॉब। So, क्या कनेक्टेड है लालू फैमिली से? हाँ जी, ये कनेक्टेड है। दे आर दी सेकंड कजन्स ऑफ तेजस्वी जी एंड तेज प्रताप लाल। मैम, so what was your argument before the court? So my argument was कि जो गिफ्ट करी है लैंड और जो जॉब है, इन दोनों में कोई नेक्सस नहीं है। जब नेक्सस नहीं है, क्योंकि जो गिफ्ट है वो एक फैमिली अरेंजमेंट है, वो इंटरनल फैमिली अरेंजमेंट है बिटवीन दी एल्डर्स ऑफ द फैमिली। और जो जॉब है, जॉब के अंदर भी मैंने जज साहब को एक्सप्लेन किया कि कितनी डिस्क्रिपेंसीज हैं
जो हमारे साथ हुई हैं, बिकॉज हमारे साथ के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका सिलेक्शन हुआ है, हमारा भी सिलेक्शन हुआ है, बट दे आर नॉट मेड द एक्यूज। तो हमने उनका मोटिव प्रूव करने के लिए हमने ये कहा है, सिंस वी आर द पार्ट ऑफ द फैमिली, वी हैव बीन स्पेसिफिकली मेड एक्यूज इन दिस मैटर एंड देयर इज नो नेक्सस बिटवीन बोथ, सो देयर इज नो ग्राउंड ऑफ इंटेंशन नहीं है, तो हमारे अगेंस्ट 420 का चार्ज लगा और 120 का तो बनता ही नहीं है। में रोष है, गुस्सा है। अब तो जन लोग यही बोल रहा है, जनता यही बोल रही है, वोट चोर गद्दी चोर। मोदी जी भी बिहार आ रहे हैं, इधर आप रैली वो आएंगे, वो हमेशा आते रहेंगे, कोई इम्पैक्ट नहीं है उसका। डरे हुए लोग हैं और जान रहे जनता में अब पकड़ नहीं रह गया। और यहाँ भाजपा के लोग या उनके अलायंस के लोग नालायक लोग हैं, उन लोगों से कुछ होने वाला नहीं, तो आते रहते हैं। क्या ये जो बिल आ रहा है बाकी ही आप कह रहे हैं कि खराब खतरनाक है, किसी को भी जेल भेजा सकता है, तो क्या ऐसे में आप लोग आम लोगों के बीच में ये देखिए एकदम स्पष्ट है कि भाई ये नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू से इस कानून की शुरुआत होने जा रही है, उनको साइज में रखने के लिए। क्या अगर आपकी सरकार आती है, क्योंकि आप ऐसा दावा कर रहे हैं कि आप महागठबंधन की सरकार आ रही है, तो ऐसे में तो आपके कई केस हैं, तो हो सकता है कि आने वाले दिन में आपको भी गिरफ्तार करके आपकी सरकार गिरा दी जाएगी। तब करने को कुछ भी लोग करें तो हम लोग डरने वाले थोड़ी, हम लोग लड़ ही रहे हैं। कम प्रयास थोड़ी लोगों ने किया है अब तक। हम लोग डर जाए झुक जाए ये हो नहीं सकता। You have served there, sir. So how do you look at the situation? You mentioned that it is imploding. What do you mean when you say it's imploding? Because they look in control when you see it from outside. So do you think Balochistan is imploding, or what is not working out for them? Nothing is working out for them. Now, Balochistan and Bajaur in Khyber Pakhtunkhwa, these are outlying areas from Pakistan's point of view. Pakistan Army's legitimacy is being challenged in Punjab, which is the heart of Pakistan, and from where most of the army recruitment takes place. And this is where events of 9th May 23 took place, when the Lahore Corps Commander's residence was ransacked and the army headquarters were attacked in Rawalpindi. So that challenge remains. Imran Khan has been put behind the bar, but his support is pervasive, not only outside but within the army, and this is why a number of senior generals were sacked. So Asim Munir presides over a divided house. So do you think this situation can really turn bad very soon? I can't give you a timetable, but it's an extremely precarious situation for Pakistan, for its army and for its army chief who goes around strutting, making loud. उन्होंने अपना जो उनकी मानसिकता है, यानी मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि जम्मू कश्मीर तो ऑटोक्रेसी की नज़र हो ही गया, लेकिन पूरा मुल्क जो है उधर डेमोक्रेसी इज बीइंग टेकन ओवर बाय ऑटोक्रेसी, और उसका ये बदतरीन एक नमूना है, जहां पे आप बजाय लोगों को एम्पावर करें, आप डिसएम्पावर करने के हर कोशिश जो है उसको बरोएकार लाते हैं। आज आपने कल तक लोगों को डिसएम्पावर किया था, आज आप यूनियन टेरिटरी के किसी मिनिस्टर को नहीं बख्श रहे हैं, उधर के चीफ मिनिस्टर को नहीं बख्श रहे हैं। इन अ वे यू आर टाइटनिंग द नूज अराउंड दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, या मिनिस्टर कहें, चीफ मिनिस्टर कहें। तो ये एक मेजॉरिटेरियनिज्म का बदतरीन सबूत है, और मेजॉरिटेरियनिज्म का जो इस मुल्क में उससे जो खतरात पैदा हो सकते हैं उसकी एक कड़ी है। आपको लगता है कि यहाँ भी इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। ये तो जेके के नाम से अलग से इनको इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि जो यूनियन टेरिटरीज एक्ट है उसके तहत बाकी यूनियन टेरिटरीज इन्होंने कवर कर चुकी। दूसरी चीज इनको जो मजबूर कर रही है ये करने के वास्ते, अगर आपको याद होगा कि केजरीवाल जिस वक्त गिरफ्तार हुआ तो उसने रिजाइन नहीं किया, वो जेल से भी चीफ मिनिस्टर था, उसने नॉमिनेट किया फॉर डे टू डे फंक्शनिंग उस हमारी वो जो क्या नाम उसका लेडी का, आतिशी को, बट ही डिड नॉट रिजाइन। तो इन चीजों को वो अपने
चंगल में से कोई ना बचे, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए अब इन्होंने बाकी जगहों पे भी वही करना शुरू किया कि जैसे ही कोई अंदर जाएगा उसके साथ ही वो अपना 31वें दिन रहेगा तो ही विल लूज हिज। मंत्री जी बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आपने भाषण दिए थे चक्की पी सिंह महाराष्ट्र में, जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025, एक मिनट, संघ राज्य विधेयक देख रहा है आपको, संघ राज्य शासन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2025, इन तीनों का माननीय अध्यक्ष जी अपनी पार्टी अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी की ओर से पुरजोर विरोध करता हूं। और विरोध इसलिए करता हूं माननीय गृह मंत्री जी बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आपने भाषण दिए थे चक्की पी सिंह महाराष्ट्र में, जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। इसलिए अध्यक्ष जी मैं इस मौके पर कहता हूं ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी। Gaming has emerged as a major sector within the digital technologies. Today, if we look at the online gaming sector, there are 3 segments in it. There are 2 segments out of the 3 which are very good for the society. There is one segment which is harmful to the society. The 2 segments which are good for the society are esports, which is an emerging activity in the competitive sports field. People work as a strategy, they play as a team. There is discussion about esports in Olympics and Asiad also. That we are going to promote in this bill. Second is online social gaming, which is part of our life. Sudoku, chess, so many things that we play in our day-to-day lives. That is also an activity which is going to be promoted as part of this bill. The third segment, which is online money gaming, that is a segment which is causing a lot of harm to the society. There are so many instances where because of the addiction to online money gaming and because of the opaque algorithms, the young people initially win some small amounts and after that they lose their entire, so many times when the middle class families are losing their entire life savings, it's really painful. And there are so many cases where the people who lose money, they commit suicides. There was a recent Times of India article where it says 32 suicides in 31 months due to online gaming. All kinds of reports are there. There are clearly defined. The World Health Organization has classified this as a gaming disorder, recognized as an international classification of diseases, ICD-11, where excessive online gaming is causing compulsive behavior, psychological distress, financial hardship and impact on the family and society. All these things basically are causing major harm to the society. That's why this bill has been brought, which aims to encourage and promote the 2 segments which are good for the society and 1 segment which is harmful for the society. इस तरह से हमने आज जो दृश्य देखा पार्लियामेंट में, कोई भी सभ्य समाज जो है उसको देखकर मैं कहूंगी कि शर्मसार हो जाएगा। जो विपक्ष के नेता लोग हैं वहाँ पे आके जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी हैं, जब वो बिल प्रपोज कर रहे थे, उनका माइक निकालने की कोशिश करी और तो और वो बिल फाड़कर उनके मुंह पे मारा। उसमें जो है कुछ लोग पत्थर लेके आए थे, पत्थर जो है उनके मुंह पे मारे। इस तरह से उन लोग इतना ज्यादा वायलेंस जिस तरह से दिखा रहे हैं, मुझे तो लगता है कि हमारी पार्टी के लोगों ने बहुत संयम। Where is the old vice president gone? He's gone. So it's become like, like those Agatha Christie books. The day the vice president resigned, I think Venugopal ji called me and said, vice president is gone. There's a big story about why he resigned. Some of you might know it.
Some of you might not know it, but there's a story behind it. And then there's a story about why he's in hiding. Why the Vice President of India, is in a situation where he cannot say a word. One word. And has to hide. Everybody knows it. Suddenly, the person who used to burst forth in Rajya Sabha has gone silent, completely silent. So this is the times we are living in. सभा में आज बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसको लेकर के हंगामा भी हुआ है, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई भी स्थगित करने की क्या कहना है सर आपका? देखिए, मेरा मानना है कि सरकार के एडवाइजर्स कौन है, ये ड्रैकोनियन बिल है, बहुत सारे पास किए, पूरा का पूरा पैराडाइम प्रतिमान ऑरवेलियन स्टेट का। जम्मू कश्मीर को फौरी तौर पे क्या जरूरत थी स्टेटहुड बहाल करने की, क्योंकि क्या हो गया है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर। और दूसरी तरफ आपका जो ये मसौदा है जिसमें 30 डेज, अपने वो एक फर्क बहुत कानून में महत्वपूर्ण है, आरोपी और अपराधी, एक्यूज्ड कन्विक्टेड, उसको खत्म कर दिया। तो संभवतः विपक्ष मुक्त लोकतंत्र की जो आपकी अवधारणा है उसको अमली जामा पहनाते हैं। मैं आगाह करता हूं चंद्राबाबू नायडू जी को, नीतीश जी को, संभल के रहिए। और कुछ इनके स्वयं की पार्टी में भी शायद उनको भी निपटाने की ये योजना है। सर, जिस तरह से लोकसभा में जिस तरह की घटना घटी है, कागज फाड़ के हाथापाई तक की नौबत आ गई, जिसकी वजह से एडजर्न करना पड़ा, इसके लिए क्या करेंगे? इसको तो सरकार को खुद गिरेबान में झांकना होगा ना। ये तरीका होता है अचानक एक सुबह उठे हेडलाइन मैनेजमेंट करना, उद्देश्य ये या क्या है, आप ये कर बैठे। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो TV, ई बाबा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम रॉक TV, और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक आपका मनपसंद चैनल न्यूज UNI अब आ रहा है जियो TV पर भी। चैनल नंबर 3003, उसके साथ अब हम उपलब्ध हैं OTT प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे रॉक TV, जिंगर TV, प्ले ऑन TV, ईवावा, D2H लाइव TV, वर्ल्ड TV, नेक्सा GTV HD, TV HD1, गूगली TV, स्टार ऑन TV, FTV, सॉलिड TV बॉक्स, क्रिक स्टार, रोज न्यूज, चाणक्य वर्ल्ड TV। इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे सोशल मीडिया पेजेस पर, जो है हमारे फेसबुक UNI न्यूज हिंदी, UNI न्यूज बांग्ला, उसके साथ लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी। यही नहीं, इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे यूट्यूब के माध्यम से भी।